तो आप ताज्जुब करेंगे, मैं जो बात कह रहा हूं ये तथ्यहीन बात नहीं, मैं आधारहीन बात नहीं कर रहा। मैं स्वयं इस बात को करीब से देखा है, महसूस किया है, जाना है। उसके बाद ये बात आप आश्चर्य करेंगे, जब डीएनए के लिए वहां देहरादून के मजिस्ट्रेट साहब आए, पूरी टीम आई, कर्फ्यू पूरा लग गया, सड़कें जाम हो गई, मीडिया के भाई लोग पूरा घेर के पूरा आवाज खड़ा हो गए। तिवारी जी अपना रूम में बैठे हुए, डेली जिस तरीके से प्रतिदिन का अपना दैनिक जीवन चर्या है उस पर तिवारी जी, तो ये मैसेज उन तक देना बहुत जरूरी हो गया कि तिवारी जी ये तब दिया गया मैसेज, उनको बताया गया। उन्होंने कहा क्या, कौन है, किसने किया, कब से चल रहा। तो इसका मतलब सीधा सीधा इसका मीनिंग ये हुआ कि तिवारी जी 2008 में आपने मुकदमा या किसी ने मुकदमा किया तो आप वहां तब 2008 से मुकदमा लड़ रहे हैं आप। तो वो तो किसी न किसी तरीके से उनको, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि उनको लाया गया, उन्होंने ब्लड सैंपल दिया। और तिवारी जी को इससे भी आपको एक जानकर मैं आपको बताना चाहूंगा बड़े अदब से, क्योंकि हमारे बड़े वरिष्ठ हैं, हमारे रशीद मसूद साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ में उनको कहना चाहूंगा कि तिवारी जी को इसका भी जब उन्होंने ब्लड सैंपल दिया, आज रिपोर्ट आ गई, उनको स्वयं पता है और उनका दिल किसी रूप में कहीं व्यथित नहीं है, कहीं उनको कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि एक नौजवान अपनी बात को रखना चाह रहा है, उनको उसमें बात ठीक है, लेकिन मुकदमे की शुरुआत मैंने नहीं की। अब आपको मैं एक चीज नहीं बताऊं कि जब तिवारी जी कह रहे हैं कि मुकदमा कौन लड़ रहा है, किसने मुकदमा किया, कहां हो रहा मुकदमा, मैंने कब मुकदमा लड़ा, तो इसका मतलब निश्चित रूप में आपके, और ये बात तिवारी जी स्वयं भी समय आने पर कहेंगे, 2008 से अगर मुकदमा चल रहा था तो मैं ये मेरे समझ में नहीं आया कि तिवारी जी वकालतनामे में दस्तखत करते होंगे। निश्चित रूप में तिवारी, बिल्कुल भवानी भट्ट जी, कैसे भवानी भट्ट बहुत महत्वपूर्ण बात करें, मैं उसी की ओर इशारा कर रहा था। रेस्पेक्टेड मसूद साहब को जब रिप्लाई कर रहा था। अमिताभ जी मेरी बात जरा सा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरी बात जरा पूरी हो जाए। तिवारी जी ने मुकदमे, तिवारी जी ने वकालतनामे में दस्तखत नहीं किया, मुकदमा चल रहा है 2008 से, और उनको जानकारी तब होती जब उनके दरवाजे पर खड़े होकर ब्लड सैंपल लेने के लिए पूरे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये एक कहीं न कहीं से इसमें निश्चित रूप में कोई न कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जरूर काम कर रहा होगा, जिसने अपने निहित स्वार्थों को साधने के लिए इस तरह का काम किया। और राजनीति के उस धुरंधर व्यक्ति का किस रूप में लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो बात उसकी नहीं है। मैं एक भावनात्मक रूप से बह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं तथ्य वाली बात, जो मेरे सामने है, जो मैंने देखा, जो मैंने समझा, उसी को हम समझ रहे हैं। भवानी भट्ट जी उसी को समझ, इसलिए मैंने इस बात को कहा था कि उसमें हित ये था निकट के लोगों का, मैंने सत्ता के चरित्र देखे, निकट के लोगों का हित ये था कि तिवारी जी गवर्नर है या तिवारी जी कुछ है, तमाम कागजों पर आप अवचेतन अवस्था में उनके दस्तखत करा लीजिए। वो उस स्थिति में आपने उनको नहीं रखा कि वो पढ़े, उस आदमी को तब पता लगता है कि हमारा डीएनए टेस्ट लेने आए लोग और मुकदमा चल रहा है उसके नाम से। और आती है, यहां पर एक सवाल और पैदा है, यहां पर एक सवाल और पैदा है। जी मैं जरा अपनी जी सवाल एक और यहां पर आ रहा। अमिताभ जी, मैं एक चीज ये कहना जरूर यहां पर उचित समझूंगा कि वो व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान की राजनीति में इतना महत्वपूर्ण रोल प्ले किया और इतना गजब का काम जिसने किया हो, जिन पर कभी करप्शन के चार्जेस नहीं लगे, सबसे बड़ी बात आपको बताएं, और ये पूरा देश जानता है, जिन्होंने एक कुर्ते पजामे में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, और आज उस शख्स के ऊपर इतने बड़े आरोप लगे और कोई, और जहां तक मैं मसूद साहब का सम्मान फिर दोबारा से मैं कह रहा हूं, सम्मान करते हुए बात जरूर कहूंगा कि संगठन, पूरा पार्टी, पूरे सरकार के लोग, जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं, जो जिनको तिवारी जी के हाथ के नीचे जो लोग बने हैं, सबसे बड़ी तारीफ की बात है। तो आज कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं, तिवारी जी आपके दुख में या आपकी तकलीफ में, चलिए हम कहते हैं दुख और तकलीफ तिवारी जी स्वयं नहीं मानते, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहने के लिए कतई तैयार नहीं है कि तिवारी जी आप अस्वस्थ हैं। चलिए मान लेते तिवारी जी को अस्वस्थ मानते हुए ही कहते एक नॉट अ सिंगल लीडर, एक लीडर उस संगठन के लिए जिस संगठन के लिए तिवारी जी ने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी, उस संगठन का एक नेता, एक लीडर, कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा कार्यकर्ता। और कार्यकर्ताओं की बात आपको यहां पर जरूर कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता स्वयं बेचारे बड़े मुंह छिपाते हुए वहां पहुंचते हैं, कहते हैं हमारे प्रदेश के लीडरों ने कहा है कि पार्टी हाईकमांड का ऑर्डर है कि तिवारी जी के यहां कोई नहीं जाएगा। तिवारी जी से अगर कोई पैरवी कराई जाएगी, कोई तिवारी जी से कोई फोन कराता है, कोई पत्र लिखकर हमारे पास आता है, तो उस पर हम कार्रवाई। ये जनरल बात में मैं भावुकता या भावावेश में आकर ये बात नहीं कह रहा। भवानी भट्ट साहब, भवानी भट्ट साहब, जो बातें आप कह रहे हैं, वो आपके हिसाब से, भवानी भट्ट साहब,
तो जनता को तिवारी जी भवानी भट्ट साहब, मेरा सवाल भी सुन लीजिए। जंगल में निर्वसन जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर करने वाले लोग कौन है, क्यों साजिश हो रही थी, कहां से साजिश हो रही थी? अब मुझे लग रहा है कि आप भावावेश में बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, भट्ट साहब, मेरा सवाल सुन लीजिए। जो तमाम तरह की सिचुएशन, तमाम तरह की चीजें आप बता रहे हैं, ये आपके हिसाब से सही हो सकती हैं। मेरा सवाल सिर्फ सीधा सा ये है कि अभी तक आपने उस व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का नाम लेने से गुरेज किया। पहला, अगर जानकारी इतनी पुख्ता है तो नाम लेने में संकोच क्यों? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या जो तमाम तरह के विवाद माननीय तिवारी जी के दामन से लिपटे हुए हैं, जिसके चलते माननीय तिवारी जी को कई दफे मीडिया के कैमरों से भी दूर होना पड़ा, क्या ये उन तमाम चीजों पर एक कवर अप करने के लिए ये एक नया शिगुफा तो नहीं है? ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है बात कवर अप करने की नहीं, बात यह है कि देखिए जो मसले एक तो हैदराबाद वाला प्रकरण जो है, मैं कहता हूं कि इस तरह से अगर जहां तक बात आती है कि उनके खान पान में या उनके जो मेडिसिन वो ले रहे हैं उसमें कहीं न कहीं, मैं ये नहीं कहता, वहां पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वो हो सकता है कि वो दवाई वाली बात या खान पान वाली बात की जहां बात है, चूक मानवीय चूक हो। लेकिन मानवीय चूक भी कैसे हो सकती है जब वो कह रहे हैं कि मैं मुकदमा कौन लड़ रहा है? 2008 में उन्होंने वकालतनामे में दस्तखत करके ही तो मुकदमा फाइल किया होगा, लेकिन उन्हें स्वयं नहीं पता। तो कहीं न कहीं ये बातें ये पुख्ता करती हैं कि ये षड्यंत्र निश्चित रूप में था। अच्छा, दूसरी बात पर मैं आना चाहूंगा। जैसा कि आप एक चीज ये आपने पूछा कि तिवारी जी की इन बातों पर हम ऊपर से कोई इस तरह का कर्टेन डालने का प्रयास कर रहा हूं, बात वो नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर हैदराबाद वाला प्रकरण है तो उसकी भी बाकायदा मौके पर जांच होनी चाहिए थी। या आपने कहा नाम का खुलासा करने में आप गुरेज कर रहे हैं, नाम का खुलासा करने में गुरेज नहीं कर रहा, जांच का विषय है ना, जांच का विषय है। आप खुलासा चूक है कहीं रहेगी तो भवानी भट्ट जी, एक बात बताऊं, रशीद मसूद साहब मेरी बात से सहमत होंगे, जनता के बीच के आदमी हैं, वो जानते हैं ये कोर्ट कचहरी लिखा पढ़ी कागज पत्थर, इनमें इनके छल छद्म में इस देश की जनता को यकीन नहीं होता। आपको नाम लेने में संकोच है, इसलिए मैं भी नाम नहीं लूंगा। लेकिन इस नारायण दत्त तिवारी से जुड़ा कौन आदमी ऐसा है जो नहीं जानता कि उस वक्त कौन शख्स था जो तिवारी जी के राजपाट को संचालित कर रहा था, उत्तराखंड हो या आंध्र प्रदेश हो? कौन नहीं जानता, आप बताइए। जो उत्तराखंड सदन में नारायण दत्त तिवारी से मिला होगा उसने भी देखा होगा, और आंध्र भवन में जा रहे राज्यपाल भवन में, राजभवन में जाके मिला होगा, उसने भी देखा होगा कि कौन व्यक्ति है जिसके इशारे पर राजभवन चल रहा है। ये आप हम लोगों को बता रहे हो महाराज भवानी जी, हम लोग इस सियासत देखते देखते सर के बाल गिर गए। कौन सत्ता चला रहा है हमने देखा ना तिवारी जी के साथ। और कौन व्यक्ति था जो मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों से भी ऊपर था? कौन व्यक्ति था जो नोटिंग लिखता था, प्रमुख सचिव गृह तत्काल कार्रवाई करे और पंडित जी के सामने पर्चा रख देता था, दस्तखत कर दो। और इसीलिए इन तमाम थ्योरीज पर संदेह पैदा होता है। ये स्थिति थी, आप बाद में जुड़े, हम लोग तिवारी जी से आज से नहीं जुड़े। 2 दशक हो गए नारायण दत्त तिवारी को जानते जानते। 2 दशक ठीक ठाक समय होता है, मसूद साहब गलत तो नहीं कहा। नहीं, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। भवानी जी तो 6 महीने का भी साथ है तिवारी जी से, मेरा साथ 40 साल से तो मेरा है, और मेरे 20-25 साल से उससे पहले मेरे वालिद का था। तो तिवारी जी के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, भवानी जी ने उसको एक दूसरा रंग देने की कोशिश की है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और मैं भवानी जी के लिए सिर्फ इतना कहूंगा, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। उसे दोस्त जिसके आप दोस्त हो जाओगे उसको दुश्मन की जरूरत नहीं है। आप पॉलिटिकल इसको रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी बात नहीं कहते हो कि जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनका नाम रखो, उनके खिलाफ इंक्वायरी हो, उनको सजा मिले, वो कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जी। आप वो कहना नहीं चाहते हो। आप 6 महीने के साथ पे इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हो। मैंने जो बात कही थी बहुत सिंसियरली, बहुत एक ऐसे आदमी की हैसियत से कही थी जिसको एक तिवारी जी के एक आदर्श है तिवारी जी उनका, जिसके से तिवारी जी का बेतहाशा उसके बाप से ताल्लुक है, मेरे से ताल्लुक है। लेकिन तिवारी जी ने इन्होंने ऐसा कर दिया भवानी जी ने कि जैसा मैं तिवारी जी को वो दवा दे रहा था। ये बड़े अफसोसनाक बात है। डॉक्टरों से पूछिए, जो मैंने बात कही कि उस टेंशन में एक आम आदमी
अगर खुदा न खास्ता किसी भी आदमी के ऊपर आ जाए, मेरे ऊपर आ जाए, तो उस तरीके का आदमी तो कितनी टेंशन होगी जी। तो मैंने एक बात, कोई बात ऐसी नहीं की कि मैं कुछ कर रहा हूं कि भवानी साहब एकदम पानी लेकर के चढ़ गए जी। भवानी भट्ट साहब, एक एंगल तो ये भी हो सकता है कि चुनाचे आप 6 महीने पहले जुड़े हैं, इसीलिए आप अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये तमाम थ्योरी दे रहे हो, बिना नाम की थ्योरी दे रहे हो, ताकि अचानक से आदरणीय नारायण दत्त तिवारी के जहन में आपके नंबर बढ़ जाएं। आप अचानक से रातों रात ही हो जाए कि साहब देखिए तिवारी जी को इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने वाला एक शख्स, एक नौजवान सामने आ गया। ये भी तो कहा जा सकता है, ये भी थ्योरी दी जा सकती है, जो कि आप नाम नहीं ले रहे। अमिताभ जी, मैं एक बात मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगा, जैसे बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मसूद साहब ने कहा कि ये चढ़ गए, तो मैं देखिए सबसे बड़ी चीज तो बात, मेरा उद्देश्य चढ़ना उसमें नहीं था। मैंने और मसूद साहब, मैंने आपको किसी मामले को लेकर आपके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। दूसरी बात कि ये जहां तक बात आती है कि 6 महीने से जुड़ने वाली बात, मैं पिछले 25 सालों से माननीय तिवारी जी से के परिवार से, तिवारी जी से जो पारिवारिक रूप से और एक रिलेशन होने के नाते, रिलेटिव होने के नाते जुड़ा हुआ हूं। तो फिर तो आपको नाम ले लेने चाहिए, तब तो आपको फिंगर टिप्स में नाम होने चाहिए, 1 से लेकर 20 तक। ये चर्चा सैद्धांतिक होती जा रही है। मैं थोड़ा व्यवहारिक भवानी जी, भवानी जी करते हो। नहीं, एक सेकंड सुनिए भवानी जी, आप रिश्तेदार हैं तिवारी जी के, ये भी मुझे ज्ञात है, लेकिन दोस्त उस वक्त सरकार आप नहीं चला रहे थे और राजभवन भी आप नहीं चला रहे थे। मेरा बड़ा सवाल ये है, राजभवन में उन जो 5 एंट्रियां हुई रात में, उन एंट्रियों की जांच क्यों नहीं हुई कि किसकी परमिशन से सिक्योरिटी ने उनको अंदर आने दिया? क्या वो परमिशन नारायण दत्त तिवारी ने ग्रांट की थी? नहीं। ओएसडी की भूमिका भी मुझे पता है राजभवन में कितनी थी है आंध्रा में। कौन व्यक्ति था? एडीसी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी। उस ये भी सच है। फिर किसने उनको सुरक्षित निकाला? ये जांच का विषय नहीं था क्या? और विजिटर रजिस्टर में एंट्री नहीं हुई। कहना चाहूंगा, मैं काफी देर से आप सबकी बात सुन रहा था जी। डाबर साहब बोलिए। और ये चर्चा कहीं जाती हुई मेरे को दिख नहीं रही है। मकसद हमारा ये है कि अगर ये साजिश है तो इसका कैसे पर्दाफाश हो। साजिश हुई कि नहीं हुई, इसकी जांच भी जो है जांच द्वारा ही आ सकती है सामने। और जहां तक रही उस वक्त कौन पावरफुल था कौन नहीं था, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई भी जब राजभवन होता है तो उसमें जो भी एंट्री होती है उसका रिकॉर्ड होता है। हाँ। वो रिकॉर्ड सीधा सीधा देखा जा सकता है। और जहां तक भवानी जी का ये कहना है कि उनको गलत दवाइयां दी जा रही थी, तो उसका भी जो है सारा का सारा प्रिस्क्रिप्शन, सारा का सारा रिकॉर्ड एम्स में है और उसकी सारी की जांच हो जाए और ये स्पष्ट आ जाएगा सामने कि ये एक पब्लिसिटी गिमिक है या असलियत में कुछ है नहीं। और कांग्रेस का कल्चर, भाई कांग्रेस में कई बार ऐसे देखा कि बड़े नेताओं के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उनके खुलासे आज तक नहीं हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस बार ये खुलासा हो जाए। डावर साहब, जहां तक मेरी जानकारी है, भवानी भट्ट उसको करेक्ट करें, जहां तक मेरी जानकारी है आंध्र प्रदेश के राजभवन में उस रात जाने वाले लोगों की एंट्री नहीं हुई थी। यही तो सवाल है। वो बिना एंट्री के कैसे अंदर, बिना कंप्यूटर में या रजिस्टर में एंट्री किए कैसे अंदर लोग चले गए? यानी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने तो इंस्ट्रक्शन दिया होगा सिक्योरिटी को। ये बड़ा सवाल है। जांच हो जाए, नहीं इसकी जांच हो जाए। इतना समय हो गया, इसकी जांच नहीं हुई, ये भी एक शक पैदा होता है ना। एक गवर्नर के मामले पर पूरे देश में कोहराम मचा और इस मूल बात की जांच नहीं हुई कि बिना लिखत पढ़त के वो महान आत्माएं वहां प्रवेश कैसे कर गई रात में। नहीं, वो आपकी बात भी और वापस कैसे चली गई। और एक मैं तो बस जनता की बात कहता हूं, जनता के नाते जो जनता सोचती है। मैं ना कांग्रेस में हूं ना बीजेपी में हूं, मैं तो मूल बात कह रहा हूं। देश भर ये सवाल पूछ रहा है कि भाई साहब बिना लिखत पढ़त के उनकी एंट्री कैसे हो गई। जाहिर सी बात है, किसी चपरासी के कहने से तो एंट्री हो नहीं सकती, किसी बाबू क्लर्क के कहने से नहीं हो सकती, सेक्शन ऑफिसर के। कोई ऐसा व्यक्ति या तो नारायण दत्त जी खुद कहे या कोई ऐसा व्यक्ति कहे जिसको नारायण दत्त तिवारी की आवाज माना जाता हो उस समय। ये मूल प्रश्न है और वहीं पर भवानी भट्ट ठिठक जाते हैं जी। और जिस वक्त ये पूरा का खुलासा हुआ उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस अखबार में फ्रंट पेज पे ये खबर छापी गई कि साहब जो भी गैर कानूनी तरीके से
मैं इसको गैर कानूनी कहता हूं, बिना रजिस्टर में एंट्री किए किसी के भी सोर्स सिफारिश से राजभवन में सुरक्षा इंतजामों को धता बताते हुए दाखिल होना, यह कम से कम नियमों के अंतर्गत नहीं, इसलिए मैं इसको गैर कानूनी कहता हूं। और इस गैर कानूनी फ्रेंडली एंट्री के लिए तिवारी जी के